बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी। हमने अक्सर टेलीविज़न में देखा होगा, रेडियो में सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जब भी किसी मुल्क की मईशत का ज़िक्र किया जाता है, किसी भी मुल्क की मईशत का ज़िक्र किया जाता है तो कौमी आमदनी का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। आज हम देखेंगे कौमी आमदनी कहते किसे हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में इशिया व खिदमात की पैदाइश के लिए 4 आमलीन पैदाइश का होना ज़रूरी है। ज़मीन का, मेहनत का, सरमाया का और तंजीम का। जैसे कि हमें पता है कि यही चारों चीज़ें मिलकर इशिया व खिदमात को पैदा करती हैं और इन्हीं चारों चीज़ों को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, आमलीन पैदाइश भी कहते हैं। ये चारों चीज़ें मिलकर इशिया व खिदमात को पैदा करती हैं, हमें पैदावार देती हैं और हम बदले में इन्हें इनके मुआवजे देते हैं। जैसे ज़मीन का मुआवजा हम देंगे लगान, मेहनत का मुआवजा हम देंगे उजरत, सरमाया का मुआवजा हम देंगे सूद और तंजीम का मुआवजा होगा मुनाफा। तो कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाने के लिए अगर हम लगान जमा उजरत जमा सूद जमा मुनाफा इज़ इक्वल टू कौमी आमदनी कर लें तो ये चीज़ भी ठीक है, यानी कौमी आमदनी का अंदाज़ा हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये चारों फैक्टर किस तरह से मिलकर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं या इन चारों फैक्टर्स की पैदाइश के सिलसिला में क्या अहमियत है। जैसे कि ज़मीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें पैदावार देती है, वो मादनी भी हो सकती है, वो ज़रूरी भी हो सकती है और हम बदले में ज़मीन को क्या दे रहे हैं, रेंट। इसी तरह लेबर अपनी जिस्मानी खिदमात भी सर अंजाम देता है। लेबर यानी मज़दूर जिस्मानी खिदमात भी सर अंजाम देता है, यानी जिस्मानी मुशक्क़त। और इसी तरह कुछ मज़दूर ऐसे भी होते हैं जो ज़हनी मुशक्क़त से काम लेते हैं, जिस तरह सादसा को ले लें, जिस तरह डॉक्टर्स को ले लें, जिस तरह वकला को ले लें, ठीक है, ये भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, लेकिन इनकी खिदमात ज़हनी मुशक्क़त के ज़ुमरे में आ जाएंगी। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिदमात सर अंजाम देंगे और हम बदले में उन्हें इनकी वेजेस देंगे यानी उजरतें देंगे। अब हमारे पास कैपिटल आ गया यानी कि सरमाया। सरमाया जिस सेक्टर में भी हम लगाएंगे उधर से हमें आउटपुट मिलेगा। सरमाया मुख्तलिफ़ शक्ल में इश्काल में हो सकता है, जैसे सरमाया पैसे की शक्ल में भी हो सकता है। यहाँ पे सरमाए से मुराद अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरह ट्रैक्टर को दिखाया गया है, लैपटॉप को दिखाया गया है, इन्हें सरमाया कहा गया है, ठीक है। और हम सरमाए को क्या देते हैं बदले में, सूद, इंटरेस्ट। अब इंटरप्रेन्योर आ जाएगा। इंटरप्रेन्योर आजिर होता है जो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करता है, लैंड को, ज़मीन को, लेबर यानी मज़दूर को, कैपिटल यानी सरमाया को, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करेगा। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करने वाला इंटरप्रेन्योर कहलाएगा, यानी कि आजिर कहलाएगा, नाजिम कहलाएगा या तंजीम कहलाएगी। उसको किस चीज़ से कंसर्न होता है, उसे प्रॉफिट से कंसर्न होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल में एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में लेबर से मुराद इस मज़दूर को लिया गया है, कैपिटल से मुराद इस ट्रैक्टर को लिया गया है और लैंड से मुराद ज़मीन को लिया गया है जिस पे ये ट्रैक्टर चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ज़मीन जो है वो सबसे बुनियादी फैक्टर है, सबसे बुनियादी जो हमारे पास यहाँ पे ज़मीन को लिया गया। और लेबर को अगर हम देखें तो लेबर एक्टिव फैक्टर है, ठीक है, लेबर सबसे एक्टिव फैक्टर है। और यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आजिर या नाजिम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। अब अगर हम देखें ज़मीन बासियत आमले पैदाइश अपनी किस तरह से खिदमात सर अंजाम देती है। ज़मीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें पैदावार देती है, जैसे ज़मीन मादनी पैदावार भी हमें देगी, ठीक है। इसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर मिट्टी होगी, रेत होगी, वो भी ज़मीन के अंदर ही आ जाएगी, जो पानी होगा वो भी ज़मीन के अंदर ही आ जाएगा। इसी तरह ज़रूरी पैदावार भी ज़मीन देती है, ठीक है। ज़मीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें पैदावार देती है, लेकिन ज़मीन एक्टिव फैक्टर नहीं है, ज़मीन खुद कुछ नहीं कर सकती, लेबर उस पर काम करता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बुनियादी फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है, ज़मीन। अब हम देखेंगे मज़दूर बहसियत आमले पैदाइश यानी लेबर को। लेबर इसमें दो तरह के यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक है फ़िज़िकल लेबर, वो लेबर जो जिस्मानी मुशक्क़त सर अंजाम देता है, ठीक है। और एक वो लेबर होता है जो मेंटल लेबर यानी कि जो अपनी ज़हनी मुशक्क़त सर अंजाम देता है। और इन दोनों को किस चीज़ से कंसर्न होता है, इन दोनों को इस चीज़ से कंसर्न होता है कि उन्हें बदले में कितनी उजरत मिल रही है, उन्हें बदले में कितनी तनख्वाह मिल रही है। यहाँ पे उस लेबर को भी पे मिलेगी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी करेगा यानी जो जिस्मानी मुशक्क़त करेगा, इसी तरह उस लेबर को भी पे मिलेगी जो ज़हनी मुशक्क़त से काम लेगा।
अब हम सरमाए को देखेंगे। सरमाया बहसीयत आमले पैदा, यहाँ पे सरमाए से मुराद पैसे को लिया गया है, लेकिन सरमाया मुख्तलिफ़ शक्लों में भी होता है। पैसे की शक्ल में भी होता है, सरमाया इशिया की शक्ल में भी होता है। ठीक है, सरमाया जिस सेक्टर में भी हम लगाते हैं उस सेक्टर से हमें इशिया व खिदमात, यानी ये दो चीज़ें तो हमारे पास बुनियादी हो गई। एक होगी ज़मीन, दूसरा हो गया हमारे पास लेबर, और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाएगी वो है सरमाया। सरमाए के बगैर तो कारोबार शुरू किया ही नहीं जा सकता, यानी अगर बहुत थोड़ी मिकदार में ही हो लेकिन सरमाया हमें ज़रूर चाहिए होता है किस इशिया व खिदमात की पैदाइश के सिलसिला में। अब है आजिर या नाजिम या बासियत तंजीम किस तरह से, या बासियत आमले पैदाइश किस तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। आजिर या नाजिम वो होता है जो इन चीज़ों को इकट्ठा करता है। लैंड यानी कि ज़मीन को, लेबर यानी मज़दूर को, और कैपिटल यानी सरमाया को, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करेगा तो क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर। क्या कहलाएगा, आजिर नाजिम। ठीक है, अच्छा, ये चारों चीज़ें मिलकर पैदाइश के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगी। प्रोडक्शन यानी कि पैदावार, और इन चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है हमारे पास। अब हम देखेंगे कौमी आमदनी में ये किस तरह से अपना किरदार सर अंजाम देते हैं। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, ये चारों चीज़ें मिलकर हमें पैदावार देंगी और हम बदले में इन्हें इनके मुआवजे यानी कि उजरतें देंगे। मुआवजे यानी कि उजरतें देंगे। अब इंसान इस चीज़ पर मजबूर हो जाता है कि जो पैसा उससे मिलता है उस पैसे को इशिया व खिदमात को ख़रीदने पर वो ख़र्च कर देते हैं। इशिया व खिदमात को ख़रीदने पर वो ख़र्च कर देते हैं। जो उजरतें, जो तनख्वाहें उसे मिलेंगी, जो चीज़ें उसने पैदा की हुई होंगी, उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने पर वो यही पैसा यानी उजरतें, यही पैसा लगा देगा। जब वो काम सर अंजाम देगा यानी इशिया व खिदमात को पैदा करेगा तो हम ज़मीन का मुआवजा देंगे, लगान, मेहनत का मुआवजा, उजरत, सरमाया का सूद, तंजीम का मुनाफा, ये चारों हम बदले में उसे देंगे। अब अगर जितनी चीज़ें उसने एक साल में पैदा की हैं एक मुल्क की बाउंड्री में, अगर हम उन चीज़ों की बाज़ारी कीमत को देख लें, ज़री कीमत को जमा कर लें, तो ये पैदावार के तरीके से कौमी आमदनी का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। या अगर हम उजरतें, जितनी उजरतें हमने उन्हें दी, लगान, उजरत, सूद, मुनाफा की शक्ल में, उनके अंदाज़े से भी कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। या वो अखराजात, जो अखराजात उन्होंने किए, वो अखराजात भी यानी अखराजात किसने किए, इंसान ने किए। ठीक है, इंसान ने कैसे किए, इशिया व खिदमात को ख़रीदने की शक्ल में, और इस तरह गवर्नमेंट ने भी जितने अखराजात किए, हम इस तरीके से भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी मुल्क की कौमी आमदनी कितनी है। याद रहे, कौमी आमदनी के अंदाज़े के लिए हमारे पास एक साल का अरसा काफ़ी है, और एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर जितनी इशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं या जितनी उजरतें हम अमलीन पैदाइश को देते हैं उनकी खिदमात के सिलसिला में, ये जितने अखराजात वो करते हैं, इन तीनों तरीक़ों से हम कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि बुक में दिखाया गया है, यहाँ पे एक पिक्चर बुक से ली गई है, सेकेंड ईयर की बुक से, जिसमें सबसे जामे और काबिल कबूल अगर डेफिनेशन देखी जाती है तो वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में, किसी मुल्क में मेहनत और सरमाया कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर इशिया व खिदमात की मिकदार का एक खालिस मजमुआ पैदा करते हैं, यही इस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। यानी एक साल के अरसे में मेहनत से मुराद यहाँ पे मज़दूर को लिया गया है, और सरमाया, दोनों चीज़ों, और फिर कुदरती वसाइल में ज़मीन भी आ जाएगी, को इस्तेमाल में लाकर इशिया व खिदमात की मिकदार का एक खालिस मजमुआ पैदा करते हैं, एग्रीगेट लेते हैं हम यहाँ पे चीज़ों का, यही इस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। अब यहाँ पे प्रोफेसर फिशर ने किस तरह से कौमी आमदनी की डेफिनेशन की, वो ये है, इशिया व खिदमात की वो मिकदार जो सारिफीन एक साल के अरसा में सर्फ करते हैं यानी ख़र्च करते हैं। यहाँ पे अखराजात का तरीका दिखाया गया है, ख्वाह वो जारी ज़राए से हासिल हों या इंसानी ज़राए से, कौमी आमदनी कहलाती हैं। यानी किसी तरह के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों को, यानी इन तीनों रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाते हुए जो इशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं या सार्फिन उन पे जो खर्च करते हैं, जो सर्व करते हैं, वो कौमी आमदनी कहलाती है। इसी तरह जो प्रोफेसर
J.R. हिक्स ने कौमी आमदनी की डेफिनेशन दी, वो ये है, कौमी आमदनी शौक़ खिदमत के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसकी मालियत ज़र के पैमाने पर लगाई गई हो, यानी जिसकी मालियत का अंदाज़ा हम ज़री तरीके से कर सकते हो, कौमी आमदनी कहलाती है। कहते हैं दर्जा बाला तारीफ़ों में सबसे जामे और काबिल कबूल डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर मार्शल की है। वो आमदनी में मादी दौलत के साथ साथ गैर मादी दौलत को खिदमात को भी शामिल करते हैं। इसी तरह तिजारत ख़ारजा से हासिल होने वाली आमदनी को भी कौमी आमदनी में शुमार करते हैं। तिजारत ख़ारजा मतलब बैरून ममालिक के साथ जितनी भी तिजारत होगी उसको भी इसमें शामिल करते हैं। जबकि ऐसा करते हुए वो शौक़ खिदमात की पैदावार के खालिस मजमुआ की बात करते हैं, यानी जितनी भी शौक़ खिदमात पैदा की जाती हैं उनके खालिस मजमुआ की बात करेंगे। खालिस मजमुआ की बात करेंगे मीन उसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस या शिकस्त व रीख्त के अखराजात हम मिनहा कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन अलाउंस या शिकस्त व रीख्त के अखराजात की बात अगर हम करें तो वो इस तरह से है कि जब भी कोई चीज़ या अशिया ख़रीदते हैं हम तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, ठीक है, यानी उस पे जो अखराजात फिर बियर करने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो डेप्रिसिएशन अलाउंस कहलाते हैं। हमने इसमें से इस चीज़ को माइनस कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाएगी। इन तमाम तारीफ़ों से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि कौमी आमदनी से मुराद एक साल के अरसे में अशिया व खिदमात की पैदा करदा मिकदार की मजमूई मालियत है। इसमें बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल होगी। बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी, जिस तरह बहुत से पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपने अपनों की तरफ वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस, हम इसमें इसको भी शामिल करेंगे। दूसरे अल्फाज में किसी मुल्क के आमलीन पैदाइश ज़मीन मेहनत सरमाया तंजीम को एक साल के दौरान हासिल होने वाले तमाम मुआवज़ों के मजमुआ को कौमी आमदनी कहते हैं। मुआवजे उनके ज़मीन का लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुआवजा मजमुआ को, यानी हमने पीछे देखा कि अगर हम लगान, उजरत, सूद, मुनाफा इनको जमा कर दें तो भी कौमी आमदनी होगी। जबकि इस मजमुआ में इंतकाली अदायगियों को शुमार नहीं किया जाता। इंतकाली अदायगियाँ ऐसी अदायगियाँ होती हैं जो बग़ैर मेहनत व मुशक्क़त इंसान को मिल जाती हैं, जिस तरह पेंशन मिल गई, जिस तरह वज़ाइफ मिल गए, इसमें हम उसको शामिल नहीं करेंगे, यानी इंतकाली अदायगियों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक कौमी आमदनी। कौमी आमदनी में हमने देखा कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैदावार के तरीके से भी, जितनी चीज़ें अशिया व खिदमत एक साल के अरसे में किसी मुल्क में पैदा की गई हैं, इसके अलावा हम उजरतों के तरीके से भी कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और अखराजात के तरीक़े से भी कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन तीन तरीक़ों से हम कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जितनी ही कौमी आमदनी हमारे पास पैदावार के तरीके से आ रही है, उतनी ही कौमी आमदनी उजरत के तरीक़ा से और अखराजात के तरीक़ा से, यानी तीनों तरीक़ों से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इन तीनों तरीक़ों से कौमी आमदनी एक जितनी आनी चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ आ रही है तो इट्स मीन कहीं ना कहीं हमने इसको शुमार करने में, कौमी आमदनी को काउंट करने में, कौमी आमदनी को हिसाब लगाना एक आसान काम नहीं है। दुनिया में शौक़ खिदमत मुख्तलिफ़ कोनों में पैदा की जाती हैं, ठीक है, मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में पैदा की जाती हैं शौक़ खिदमत। दुनिया के हर मुल्क में कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाता है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्से में शौक़ खिदमत पैदा की जाती हैं। फिर उनकी ज़री मालियत को जमा करना भी आसान काम नहीं है। इस तरह आज हमने देखा कौमी आमदनी, और कौमी आमदनी में हमने 4 आमलीन पैदाइश को डिस्कस किया, ज़मीन को, मेहनत को, सरमाए को, तंजीम को, और फिर हमने इनकी अहमियत का अंदाज़ा भी लगाया कि किस तरह से अमले पैदाइश के सिलसिले में अपनी ये खिदमत सर अंजाम देते हैं।